यह घटना मेरे साथ घटित है। यह एक सच्ची घटना है। इससे तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ फ़ोटोग्राफी खींचने का भी पार्ट टाइम जॉब किया करता था। ये काम मैं अपने मामा जी के लड़के के साथ किया करता था। हालांकि वह गांव के हिसाब से मेरे मामा जी लगते थे, क्योंकि मेरी मम्मी उनके गांव की ओर की ही थी। चलो मैं अपनी बात पे आता हूँ। उन दिनों दीपावली के आसपास का टाइम था। हल्की हल्की सर्दी का भी वक्त था। मैं और मेरे मामा का लड़का नेमीचंद, हम दोनों फोटोग्राफी करने के लिए एक गांव में गए हुए थे, जहां पर शादी का प्रोग्राम चल रहा था। हम लोग वहां से तकरीबन 11 बजे फ्री हुए और दोनों ही रात में वहां से निकल पड़े। करीबन 12:30 बजे होंगे। हम लोग देहली रोड पर आ पहुंचे थे। हम स्कूटर से आ रहे थे। मेरे पास दोनों कैमरे का सामान था और मैं पीछे बैठा हुआ था। धीरे धीरे हम लोग अपने घर की ओर जा रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान था। वहाँ ना कोई ट्रक आ जा रहा था और ना ही कोई गाड़ी। उस समय रोड लाइट भी नहीं हुआ करती थी। रात इतनी गहरी हो चुकी थी कि स्कूटर की लाइट भी किसी टॉर्च के समान दिख रही थी। कुछ दूर आगे आते ही अचानक से न तेज हवाएं चलने लगी। एक तरह से कहे तो आंधी आने लगी थी। धूल के कारण हमें स्कूटर को रोकना पड़ा। अचानक आई इस आंधी से मन में एक शंका तो होने लगी थी और ये भी लगा कि इस मौसम में आंधी कैसे आ सकती है। गर्मी के मौसम में तो चलो फिर भी ऐसा हो सकता है। खैर, हम लोग स्कूटर को साइड में लगाकर खड़े हुए और आंधी रुकने का इंतज़ार करने लगे। उस वक्त रात के तकरीबन 1 बजे होंगे जब हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर हम बहुत चौंक गए, क्योंकि वह एक महिला की आवाज़ थी जो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने भैया से कहा, इस समय कौन होगा और यह आंधी भी अब रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। वे बोले, यार भाई, पास में ही एक कब्रिस्तान है और हो ना हो यह कोई ऊपरी बला है। यह बोलते ही वे पसीना पसीना हो गए। सर्दियों के रात में वो पूरी तरीके से पसीने में भीग गए थे। मैं उस समय भूत प्रेतों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था, तो मैंने बोला, भैया क्या फालतू की बातें कर रहे हो? अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो स्कूटर स्टार्ट करो और चलो यहाँ से। जब मैंने कहा कि चलो स्कूटर स्टार्ट करके, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई, मेरी हालत अब ख़राब हो चुकी है। मैं स्कूटर चलाने की हालत में नहीं हूँ। मैंने कहा, भैया मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हो। आप यहीं बैठकर आंधी रुकने का इंतज़ार करो। जब आंधी रुकेगी तब हम यहाँ से चलेंगे। उन्होंने बोला कि यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और वे अपने आराध्य देवता को याद करते हुए कहने लगे कि हमें बचा लो, और कुछ प्रसाद चढ़ाने की भी बात बोला। उनके बोलते ही उस महिला की रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से हमें सुनाई देने लगी। रात भी बड़ी भयानक लग रही थी। थोड़ी देर बाद ज़ोर ज़ोर से किसी के हंसने की भी आवाज़ आने लगी थी, जिसे सुनकर एक बार के लिए तो मैं भी डर गया और मुझे भी अब लगने लगा था कि हो ना हो कुछ तो बात है, या फिर यहाँ कोई तो है जो हमको डराने की कोशिश कर रहा है। पर दूसरे ही पल मुझे लगा कि इतनी रात को कौन महिला होगी, और इस वक्त तो लोगों के सोने का समय होता है, तो कोई हमारे साथ मजाक क्यों करेगा। मैं यही सब सोच रहा था कि अचानक हमको एक एहसास होने लगा, जैसे आंधी एकदम से रुक गई हो, हवाएं चलनी बंद हो गई हो, कोई रोने की आवाज़ और ना ही किसी के हंसने की आवाज़ अब हमें सुनाई दे रही थी। सब कुछ शांत हो गया था और लगा कि अब सब कुछ ठीक है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी अचानक से ना वातावरण में बदलाव आया। हमें राहत तो मिली थी, पर जिस शांति के पीछे खौफनाक रात का हमने सामना किया, वो याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। हम लोग जैसे ही स्कूटर के पास पहुंचकर स्कूटर स्टार्ट करने लगे, तो स्कूटर की किक ही नहीं लग रही थी। हम बार बार कोशिश कर रहे थे, पर स्कूटर की किक जाम सी हो गई थी, जैसे स्कूटर बरसों से खराब पड़ा हो और जिसकी किक जंग के कारण जाम हो गई हो। मैंने भैया से बोला कि किक क्यों नहीं लग रहा है। उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, पर वो भी नाकाम हो गए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस रात मैंने पूरी तरीके से किक पे चढ़ गया था और मैंने क्लिच भी दबा दिया था, पर किक 1 इंच भी नहीं हिलाया। भैया इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और कुछ हद तक तो मैं भी डर गया था। मुझे भी लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी होने वाली है। मैं यह देखने के लिए कि किक नीचे क्यों नहीं आ रही है, मैंने स्कूटर को ज़मीन पर लेटा दिया। मैं कुछ कर पाता या कुछ समझ पाता,
अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं स्कूटर पर जाकर गिरा। पीछे झट से देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। नेमी भैया ने बोला, क्या हुआ, तू गिर कैसे गया? तो मैंने बोला कि किसी ने मुझे धक्का मारा। यह सुनकर भैया बोले कि स्कूटर छोड़ और यहाँ से भाग। फिर मैंने उनसे बोला कि घर तो बहुत दूर है भैया और सामान भी कीमती है, इस तरीके से नहीं जा सकते हम। और उस समय कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे जिससे आज की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा जो होगा देख लेंगे, और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं शायद संतुलन नहीं बना पाया इसलिए मैं गिर गया। डर तो अब मुझे भी लगने लगा था, पर मैं भी घर पैदल नहीं जाना चाहता था। मैं स्कूटर को देखने लगा कि क्या खराबी आई है जो कि किक नहीं लग रहा है। भैया बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे कि है मुसाफिर भैरू, मुझे बचा लो। तभी किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ कान के पर्दे फाड़ देने वाली। तभी हमें किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे ऐसा लगा कि हमारे कान के तो पर्दे ही फट जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और परेशान भी हो गया था। आखिर यह हो क्या सकता था, कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने मन बना लिया कि चलो अब पैदल ही चलते हैं, जो कुछ भी होगा सुबह आकर देखेंगे कि स्कूटर में क्या हुआ है। मैंने भैया को बोला चलो पैदल चलते हैं। हमने स्कूटर की चाबी निकाली, सामान हाथ में लेकर चलने को तैयार हुए थे कि एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने शरीर पर एक भी कपड़े नहीं पहने थे हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक आए उस बालक से हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। एकदम काला रंग, आंखें लाल लाल, और वे हमें ऐसे देख रहा था जैसे अभी इसी वक्त वे हम दोनों को कच्चा चबा जाए। हिम्मत करके मैंने बोला, कौन है भाई तुम, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कुछ नहीं बोला और बस अपनी उंगली उठाई और पीछे की तरफ इशारा कर दिया। हमने पीछे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, और जैसे ही फिर हमने आगे देखा वह लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमारे माथे से पसीना आने लगा था। सोचा कि इतनी जल्दी कौन है जो कि यहाँ से गायब हो सकता है। हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी हो सके तो हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए और घर पहुँचना चाहिए। जैसे ही हमने अपने कदम उठाए हमें लगा कि हमारे सामान के बैग बहुत ज़्यादा भारी हो गए हैं। इतने ज़्यादा भारी हो गए हैं कि उन बैगों को हमें नीचे रखना पड़ा। बैग अपने आप कैसे भारी हो गए थे समझ के बाहर था। भैया तो इतने ज़्यादा डर गए थे कि उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। शायद यह उनकी अच्छी किस्मत थी कि उनको हनुमान चालीसा का पाठ याद था, इसलिए उनका बैग सामान्य हो गया। पर जब मैंने अपना बैग उठाने की कोशिश की तो इतना भारी हो चुका था कि मेरा तो हाल ही नहीं था। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भैया को एक नई ऊर्जा की प्राप्ति हो गई थी और उनका डर भी अब कम हो गया था। अब जो कुछ भी होने वाला था वो मेरे साथ होने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बैग पर कोई बच्चा और औरत बैठी हुई है। मैं डर के कारण दूर जा गिरा। अब मुझे वे दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चा वैसा का वैसा ही था जब पहली बार हमने देखा था, और औरत ने अपने चेहरे को ढक रखा था। बिल्कुल लाल रंग की ओढ़नी, हाथों में मेहंदी लगाई हुई, सोने के आभूषण पहने हुए वो मेरे बैग पर बैठी थी, और वह बच्चा बिल्कुल नंगा था। उनको देखकर मेरे दिल की धड़कन थम सी गई थी। मैं ज़ोर से चीखना चाहता था पर मैं चीख ना सका। भैया ने बोला क्या हुआ? मेरे मुंह से तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहता था पर चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था। मैंने उन दोनों की तरफ इशारा किया। जब भैया ने उधर तो देखा तो उनको उधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि मुझे साफ साफ उस काली रात में वो दोनों मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे दिल की धड़कन अब लास्ट सीमा पर थी। मौत को खड़ा सामने देख मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मेरी आंखें उन पर से हट ही नहीं रही थी। भैया बार बार मुझे कह रहे थे कि क्या हुआ, पर मेरे मुंह से कुछ जवाब ही नहीं निकल रहा था। अचानक वह बच्चा खड़ा हुआ और मेरी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख मैं वहाँ से भागना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। वो बच्चा मेरे पास आकर मुझे देख रहा था जैसे मैं कोई बकरी का मेमना हूँ और मैं उसका शिकार हूँ। वे और करीब आकर अचानक से न कहीं गायब हो गया, जैसे मेरे सामने वे कभी आया ही ना हो। गायब होने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर पे कुछ भारी सा हो गया हो। दिमाग एकदम
दिमाग एकदम सुन्न हो गया था और वह औरत भी अब कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। जो डर मुझे लग रहा था वह अब बहुत कम हो चुका था। किसी ने मुझे स्कूटर के पास चलने को कहा। मुझे नहीं पता किसने कहा, बस मैं उस आवाज़ की बात को मानकर स्कूटर के पास गया। फिर उसी की आवाज़ आई कि स्कूटर को चालू करो, और मैंने वैसा ही किया। अब की बार स्कूटर एक बार में ही स्टार्ट हो गया था। यह देख नैनी भैया ने जल्दी से बैग के साथ स्कूटर पर बैठ गए और बोले कि जल्दी से निकल यहाँ से। मुझे उनकी बात साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं बस उनकी बातों को फॉलो कर रहा था। रात्रि के 3 बज आए थे। हम लोगों को काफ़ी समय हो गया था, पर उस दौरान वहाँ से एक भी साधन नहीं गुजरा था। हम लोग वहाँ से काफ़ी आगे आ गए थे और वे जगह और पीछे छूट गई थी। रास्ते में भैया ने मुझे क्या क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बस उनकी बातों को सुन रहा था, मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। हम लोग घर आ गए। नैनी भैया अपने घर चले गए। जब मैं अपने घर की पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो मुझे एकदम से एक झटका लगा। वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खैर, घर आने के बाद मेरा शरीर हल्का हो गया था और वे सारी बातें मेरे आंखों के सामने आ जा रही थी। जो बात उस जगह पर मैं भूल चुका था, वे सारी बातें मुझे दोबारा से कैसे याद आ रही थी, यह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैंने घर पर यह बात किसी को नहीं बोली और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा उस समय अपने काम के लिए भरतपुर गए हुए थे। उनकी साइड वहीं चल रही थी। मम्मी को मैंने कुछ भी नहीं बताया और अपने रूम में जाकर सो गया। सुबह होते होते मुझे बहुत तेज़ बुखार आ चुका था। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैं बुखार से बुरी तरीके से तपे जा रहा था और मेरी मम्मी सोच रही थी कि रात में लेट आया है तो सो रहा होगा, सोने दो, बाद में उठा दूंगी। जब 11 बजे भी मैं अपने रूम से बाहर नहीं आया तो मेरी मम्मी मुझे रूम में देखने के लिए आ गई। मेरी मम्मी ने देखा कि मैं बुखार से तप रहा हूँ तो बोली, इतना तेज़ तुझे बुखार कैसे आ गया? चल डॉक्टर से दवा ले आते हैं। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। मेरी मम्मी पास के ही क्लिनिक में गई और वहाँ से डॉक्टर साहब को ले आई। डॉक्टर ने मुझे देखा और कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले गए और इसके बाद 2-4 दिन तक मेरी तबीयत ऐसी ही ख़राब रही और फिर मैं ठीक हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ऐसी हॉरर वीडियो को सुनने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।